हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आप लोगों को पता है कि हम लोग सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण जो है वो प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है। बताइए बताइए, यह क्या है। ऑप्शन नंबर ए संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी विशेषण, ऑप्शन नंबर डी सार्वनामिक विशेषण। बताइए क्या होगा। बिल्कुल करेक्ट। जो यह होता है या फिर वह होता है, मैं होता है, तुम होता है, इस तरीके से ये सारी चीजें क्या हो जाती है, सर्वनाम हो जाती हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है कि संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। संबंधवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होता है जो दो व्यक्ति वस्तुओं के बीच क्या बताता है, संबंध को बताता है। जैसे देख लीजिए, दो व्यक्ति वस्तुओं के बीच संबंध को कौन बताएगा। ऑप्शन नंबर ए कोई, ऑप्शन नंबर बी कौन, या फिर जो, या फिर वह। तो ऑब्वियस ही बात है, जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला देखिए क्या लिखा है, कौन सा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है। बताइए कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। बिल्कुल करेक्ट। जो परिषद है वो स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि सूचीपत्र, सहारा और सियार ये पुल्लिंग शब्द है। याद रखिए, परिषद क्या हो जाएगा, परिषद हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द। आगे देखिए, नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है। याद रखिए, नेत्री जो है उसका शब्द का पुल्लिंग रूप हो जाएगा नेता। क्या हो जाएगा, नेता। फिर देखिए, आप लोगों को पता है कि जो नेतिन है या नेत्री है या नेताइन, ये सारी क्या है, स्त्रीलिंग है। फिर उसके बाद देखिए, कारक के कितने भेद होते हैं। बताइए तो कारक के कितने भेद होते हैं। मैंने आप लोगों को कारक वाली क्लास में पढ़ाया है थ्योरी में। कारक के कितने भेद होते हैं। बिल्कुल करेक्ट। कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, बोलिए। देखिए, सबसे पहले होता है कर्ता, फिर उसके बाद होता है कर्म, फिर उसके बाद होता है करण, फिर उसके बाद क्या होता है, संप्रदान। क्या होता है, संप्रदान। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, अपादान। दोनों में क्या डिफरेंस है मैंने बताया है। फिर उसके बाद होता है संबंध। क्या होता है, संबंध। फिर होता है अधिकरण। क्या होता है, अधिकरण, अधिकरण। फिर क्या होता है बताइए, फिर होता है संबोधन। क्या होता है, संबोधन। इस तरीके से 8 प्रकार जो है वो कारक के होते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, के लिए किस कारक का चिन्ह है। बताइए के लिए किस कारक का चिन्ह है। तो ये जो है संप्रदान, के लिए। संप्रदान यानी प्रदान करना या किसी से जुड़ा होना, तो इसको क्या हो जाता है, के लिए। अपादान में अलग होने का भाव होता है, जिसमें होता है से के द्वारा अलग होना। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, हिमालय से गंगा निकलती है, तो यहाँ पर हिमालय से गंगा क्या हो रही है, अलग हो रही है, तो यहाँ हो जाएगा अपादान कारक। लेकिन के लिए संप्रदान का यूज होता है। अगला देखते हैं। देखिए लिखा है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है। तो याद रखिए, इसका हो जाएगा अपादान कारक। हालांकि मैंने ऊपर आपको ये क्वेश्चन बता दिया था, तो आपके लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा इजी है। फिर देखिए, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है। पर बताइए, ऑप्शन नंबर ए कर्म, ऑप्शन नंबर बी संप्रदान, ऑप्शन नंबर डी अधिकरण, और सी में है अपादान। बताइए कौन सा होगा। बिल्कुल करेक्ट, अधिकरण। पर में क्या होगा, अधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह घर से बाहर आ गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है। बताइए से कौन सा कारक है। ऑप्शन नंबर ए कर्ता, ऑप्शन नंबर बी कर्म, ऑप्शन नंबर सी करण, ऑप्शन नंबर डी अपादान। बताइए। बिल्कुल करेक्ट, अपादान जो है वह घर से बाहर गया। तो यहाँ क्या हो रहा है, घर से कहीं ना कहीं वह व्यक्ति अलग हो रहा है, बाहर जा रहा है। तो ये हो जाएगा अपादान कारक। आगे देखिए, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है। ऑप्शन नंबर ए करण, ऑप्शन नंबर बी संप्रदान, ऑप्शन नंबर सी संबंध, ऑप्शन नंबर डी अधिकरण। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बिल्कुल करेक्ट,
अधिकरण, अधिकरण होगा कि चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, तो चारपाई शब्द जो है वो अधिकरण। फिर उसके बाद देखिए निम्नलिखित शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है जो कि सदा स्त्रीलिंग ही रहता है, बताइए कौन सा है। बिल्कुल करेक्ट, पक्षी। पक्षी जो है वो सदा स्त्रीलिंग रहता है, जबकि बाज, गेंडा, मकड़ी ये सब क्या है, पुल्लिंग है। फिर देखिए व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है। ऑप्शन नंबर ए भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी विशेषण, ऑप्शन नंबर सी क्रिया, ऑप्शन नंबर डी अवयव, बताइए। बिल्कुल करेक्ट, क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। प्रेम क्या है, भाववाचक संज्ञा है। आगे देखिए निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है, बताइए। तो याद रखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 का कौन सा होगा, बताइए। विश्व विशैला, पिता पैतृक या आदि आदिम या फिर प्रांत प्रांतिक। इसमें बोल रहा है संज्ञा विशेषण में कौन सा सही नहीं है। बिल्कुल करेक्ट, ये हो जाएगा प्रांत और प्रांतिक, क्योंकि आप लोगों को पता है विश्व जो है वो संज्ञा है लेकिन विशैला विशेषण है। आदि और आदिम में भी सेम है, पिता पैतृक में सेम है, लेकिन प्रांत और प्रांतिक में सेम नहीं है। आगे देखिए कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए कवियत्री, ऑप्शन नंबर बी कवित्री, ऑप्शन नंबर सी कवइत्री या फिर ऑप्शन नंबर डी कवियत्री, बताइए क्या होगा। बिल्कुल करेक्ट, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कवइत्री। फिर देखिए पशु शब्द का विशेषण क्या है, बताइए पशु शब्द का विशेषण क्या है। तो याद रखिए कि पशु शब्द का विशेषण क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है पाश्विक, ऑप्शन नंबर बी में पशुत्व, ऑप्शन नंबर सी पशुपति, ऑप्शन नंबर डी पशुता, बताइए क्या होगा। बिल्कुल करेक्ट, ये हो जाएगा पाश्विक, क्या हो जाएगा, पाश्विक। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए सौंदर्य, ऑप्शन नंबर बी बेकारी, ऑप्शन नंबर सी वृक्ष या फिर फुफेरा, बताइए। बिल्कुल करेक्ट, फुफेरा जो है वो एक विशेषण शब्द है। कैसा शब्द है, विशेषण शब्द है। आगे देखिए प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बैरी। बैरी जो है वह प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है, क्योंकि बैरी तो कहीं ना कहीं प्रिय से उल्टा हो जाएगा, ठीक है। बैरी मतलब होती है दुश्मनी। फिर देखिए किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग जो है वो विशेषण के रूप में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए तुमने अच्छा किया जो आ गए, ऑप्शन नंबर बी यह स्थान बहुत अच्छा है, ऑप्शन नंबर सी अच्छा तुम घर जाओ, ऑप्शन नंबर डी अच्छा है वह अभी आ जाए, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यह स्थान जो है वो बहुत अच्छा है। आगे देखिए रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं, बताइए। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं। तो याद रखिए कि रचना की दृष्टि से जो क्रिया है, मैंने ये वाला पढ़ाया है आप लोगों को थ्योरी में, क्रिया बहुत विस्तार में। तो याद रखिएगा कि रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं। फिर है क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए धातु, ऑप्शन नंबर बी कारक, ऑप्शन नंबर सी क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। आगे देखिए निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए फड़फड़ाना, ऑप्शन नंबर बी मिमियाना, ऑप्शन नंबर डी झुठलाना, ऑप्शन नंबर डी हिनहिनाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा झुठलाना। झुठलाना जो है वो अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है, तो इस तरीके से करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है। तो ये हो जाएगा राम आता है, ये हो जाएगा दूसरा ऑप्शन घोड़ा दौड़ता है, ऑप्शन नंबर सी हाथी सोती है, ऑप्शन नंबर डी लड़की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हाथी सोती है, क्योंकि यह लिंग के अनुसार ठीक नहीं है, क्योंकि हाथी सोता है होगा, क्या होगा, हाथी सोता है। आगे देखिए काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो काम का नाम बताने वाला जो शब्द है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी सर्वनाम, ऑप्शन नंबर डी क्रिया, ऑप्शन नंबर डी क्रिया विशेषण। तो याद रखिए काम का नाम बताने वाले शब्द को कहते हैं
ऑप्शन नंबर सी क्रिया। फिर देखिए मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। ऑप्शन नंबर ए सामान्य भूत, ऑप्शन नंबर बी पूर्ण भूत, ऑप्शन नंबर सी आसन्न भूत, ऑप्शन नंबर डी संदिग्ध भूत। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पूर्ण भूत। क्या हो जाएगा? पूर्ण भूत। मैं खाना खा चुका हूँ, क्योंकि वह खा चुका है, वो तो पास्ट की बातें हो गई, तो यह क्या हो जाएगा? पूर्ण भूत। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? ऑप्शन नंबर ए उसने फल खा लिए थे, तो ये तो नहीं होगा। मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, ये वर्तमान काल हो सकता है। फिर देखिए अचानक बिजली कौंध उड़ी, तो ये बात गलत है। फिर है कल वे आने वाले थे, तो इस तरीके से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ। हालांकि आजकल कोई किसी को पत्र नहीं लिखता, सब व्हाट्सएप कर देते हैं। फिर देखिए निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये सब विकारी शब्द है। आगे देखिए अविकारी शब्द क्या होता है? तो अविकारी शब्द क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी विशेषण, ऑप्शन नंबर डी अव्यव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अविकारी शब्द का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अव्यव। फिर देखिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? ऑप्शन नंबर ए सूर्योदय, ऑप्शन नंबर बी नीला, ऑप्शन नंबर सी विगत, ऑप्शन नंबर डी धीरे धीरे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? ऑप्शन नंबर डी धीरे धीरे, ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। फिर देखिए अवयव के कितने भेद हैं? तो अवयव के कितने भेद हैं? 3, 4, 5 या 6। बताइए तो अवयव के कितने भेद हैं? बिल्कुल करेक्ट, अवयव के जो है वो 4 भेद हैं। आगे देखिए लिखा है कि किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वह धीरे से बोलता है। क्या करता है? वह धीरे से बोलता है। इसमें क्रिया विशेषण जो है वो यूज हुआ है। फिर उसके बाद देखिए चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही किस प्रकार की क्रिया है? ऑप्शन नंबर ए अकर्मक, ऑप्शन नंबर बी सकर्मक, ऑप्शन नंबर सी क्या है? समापिका, ऑप्शन नंबर डी असमापिका। बताइए चिड़िया जो है वो आकाश में उड़ रही है, यह एक प्रकार की अकर्मक क्रिया है। देखिए अगर आप लोगों ने थ्योरी क्लासेस देखी है तो आप लोग समझ सकते होंगे कि अकर्मक और सकर्मक क्रिया क्या होती है। देखिए अकर्मक क्रिया बेसिकली वह क्रिया होती है ना जिसके साथ कर्म की संभावना न हो, यानी कि इस क्रिया का जो फल है वो कर्ता पर ही पड़ता है, क्योंकि इसमें कर्म होता ही नहीं है। जैसे कि तुम जाते हो, तुम जाते हो, यह तो नहीं कह रहा ना कि तुम कहाँ जाते हो। इस बात का जवाब तो आपको मिलेगा भी नहीं तुम कहाँ जाते हो, क्योंकि डायरेक्टली लिखा है तुम जाते हो। लेकिन मान लीजिए लिखा रहता तुम दिल्ली जाते हो या तुम स्कूल जाते हो, तो तुम स्कूल जाते हो सकर्मक है, क्योंकि कहाँ जाते हो का रिप्लाई आपको मिल रहा है, साफ साफ पता चल रहा है कि तुम स्कूल जाते हो लिखा हुआ है, तो इस वजह से वह हो जाएगा सकर्मक। लेकिन तुम जाते हो तो यह क्या हो जाएगा? अकर्मक हो जाएगा। जैसे देखिए लिखा है चिड़िया जो है वो आकाश में उड़ रही है, चिड़िया क्या है? आकाश में उड़ रही है। तो बताइए किस प्रकार का ये वाक्य हो जाएगा? देखिए बेसिकली जिस क्रिया का जो फल है वो दाता पर ही पड़ता नजर आता है, वहां पर अकर्मक क्रिया हो जाती है, तो यह क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगा। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, मतलब कि यहाँ क्रिया का फल किसको मिल रहा है? दाता को ही मिल रहा है। आगे देखिए किस वाक्य में क्रिया जो है वो सामान्य भूतकाल में है? बताइए किस वाक्य में सामान्य भूतकाल में? ऑप्शन नंबर ए उसने पुस्तक पढ़ी, ऑप्शन नंबर बी उसने पुस्तक पढ़ी है, फिर है उसने पुस्तक पढ़ी थी, उसने पुस्तक पढ़ी होगी। अब इसमें बोल रहा है भूतकाल में। बताइए उसने पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक पढ़ी जो है यह भी भूतकाल में है और यह भी भूतकाल में, लेकिन यहाँ सामान्य भूतकाल लिखा है, तो यह क्या है? सामान्य भूतकाल। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? जैसे देखिए गेहूं पिसा रहा है, ठीक है, फिर है मैं बालक को जगवाता हूँ, मदन गोपाल को हंसा रहा था, रामपत्र लिखता है। तो देखिए गेहूं पिस रहा है, यह क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगा। बेसिकली क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें क्रिया जो है वो पिसा रहा है और उसका पूरा फल किस पर पड़ रहा है? क्या पिसा रहा है? गेहूं पिसा रहा है। क्या पिसा रहा है? गेहूं पिसा रहा है। तो जो क्रिया है उसका फल किस पर पड़ा? कर्ता पर ही पड़ा।
जैसे पहले पक्षी उड़ रहा था, ठीक है, कौन उड़ रहा था? तो पक्षी उड़ रहा था। तो यानी उड़ कौन रहा था? उड़ने का जो पूरा प्रभाव है वो किस पे पड़ रहा था? पक्षी पर पड़ रहा था। इसी वजह से वहां पर क्या था? अकर्मक क्रिया था। और यहाँ पर भी गेहूं पिस रहा है में अकर्मक क्रिया है। अब देखिए सामान्य वर्तमान काल का एग्जाम्पल बताइए। देखिए सबसे फर्स्ट है सीता बाजार जाती होगी। ऑप्शन नंबर बी, रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा। ऑप्शन नंबर सी, वर्षा हो रही थी। वह कलकत्ता जाता है। तो याद रखिए सामान्य वर्तमान काल है, वह कलकत्ता जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? बताइए किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ऑप्शन नंबर ए, श्याम भात खाता है। ऑप्शन नंबर बी, ज्योति रोती है। मैंने उसे पुस्तक दी, उसकी कमीज है। तो ज्योति रोती है यह हो जाएगा अकर्मक क्रिया, क्योंकि रोने का जो पूरा इम्पैक्ट है वह किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है। और कर्ता कौन है? कर्ता है ज्योति। तो इस तरीके से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृत में कारक की संख्या 6 है, किंतु हिंदी में कारक की संख्या कितनी है? मैंने बताया कि हिंदी में कितने कारक होते हैं? बिल्कुल करेक्ट, 8 कारक होते हैं। 8 के नाम भी बताए हैं और आप लोगों को याद भी होगा क्योंकि आप लोग अच्छे बच्चे हैं। आगे देखिए आगे क्या लिखा है कि गीता को पुस्तक दे दो, रेखांकित विभक्ति चिन्ह किस कारक का है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा बताइए? या तो करण होगा या संप्रदान या कर्म या कर्ता। तो गीता को पुस्तक दे दो यानी प्रदान कर दो। प्रदान की जहां पर भावना आ जाएगी वहां हो जाएगा संप्रदान कारक। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि तुम्हारे मन में क्या है? इस वाक्य में विभक्ति चिन्ह किस प्रकार के कारक को प्रदर्शित कर रहा है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिकरण। क्या हो जाएगा? अधिकरण। फिर देखिए पृथक होने का भाव में कौन सा कारक होता है? तो जहां अलगाव की भावना होती है वहां होता है अपादान कारक। मैंने पहले ही बताया है। अब अगला देखिए राम कलम से लिखता है, गंगा हिमालय से प्रवाहित होती है। इसमें बेसिकली विभक्ति चिन्ह है। बताइए इसमें लिखा है उपर्युक्त वाक्यों में से रेखांकित विभक्ति चिन्ह कौन सा है? बताइए कौन सा है? तृतीया और पंचमी। आगे देखिए पेड़ के ऊपर पक्षी बैठे हैं, ऊपर किस कारक में प्रयुक्त है? बताइए किस कारक में प्रयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए संबंध, ऑप्शन नंबर बी करण, ऑप्शन नंबर सी संप्रदान, ऑप्शन नंबर डी अधिकरण। तो पेड़ के ऊपर, ऊपर, पर, ये सारी चीजों में अधिकरण कारक होता है। देखिए रमा पढ़ती है इस वाक्य में कर्ता कारक है या करण कारक है या कर्म कारक है या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिए कि रमा पढ़ती है इस वाक्य में कर्ता कारक है। कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। क्रिया का व्यापार का जो फल है वो जिस पर पड़ता है वह क्या है? बताइए तो। करण कारक है, संबंध कारक है, कर्म कारक है, सभी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि क्रिया का व्यापार का फल जिस पर पड़ता है वह है कर्म कारक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड़ से पत्ते गिरते हैं इस वाक्य में से किस कारक को व्यक्त करता है? तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, से अलग होने का भाव है, ये हो जाएगा आपका अपादान कारक, ऑप्शन नंबर डी। फिर है उदयशंकर से नृत्य सीखा था, से किस कारक को व्यक्त करता है? बताइए। तो यहाँ पर उदय शंकर से नृत्य सीखा था, तो यहाँ अलग होने की भावना वाला से नहीं है, कॉमन सेंस लगाना है। यहाँ पर करण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करण। क्योंकि करण में क्या होता है? से, द्वारा या फिर जरिए, ये सारा जो है वो करण कारक में होता है। ठीक है, आई होप कि आपको आज का क्लास जो समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आता है तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।